हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे हैं वो है एनिमल फिजियोलॉजी और उसके अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। आज हम डिस्कस करते हैं कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के अंदर हमने जो कल डिस्कस किया था, हमने लंग्स के बारे में डिस्कस किया था, हमने थोड़ा सी केज के बारे में डिस्कस किया था, हमने डायफ्राम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम चलेंगे उससे आगे और हम स्टार्ट करेंगे द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। लेकिन मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी है इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में। इंटरकॉस्टल मसल्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरकॉस्टल मसल्स को। इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होती है? कल जब हमने थोरेसिक केज पढ़ा था तो हमने कहा था कि ये हमारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया से निकलेंगे ब्रोंकस, ब्रोंकस से बनेंगे ब्रैंकियोल्स और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से लंग्स प्रेजेंट होंगे। और लंग्स के ऊपर हमने बनाया था थोरेसिक केज और ये थोरेसिक केज को हमने कहा था कि यहाँ पर प्रेजेंट होती है स्टर्नम और स्टर्नम से अटैच्ड क्या होती है, रिब्स। यही डिस्कस किया था कल हमने कि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, रिब्स। कितनी पेयर प्रेजेंट होती है? 12 पेयर ऑफ रिब्स स्टर्नम के साथ अटैच्ड इस तरीके से होती हैं। पीछे से क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा। तो अब जो ये रिब्स हैं, इन रिब्स के बीच में क्या पाई जाती है, इंटरकॉस्टल मसल्स। यानी अगर मैं इन दो रिब्स की बात करूं, एक ये फर्स्ट रिब, ये सेकेंड रिब, हम मान के चल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या पाई जाएंगी, मसल्स पाई जाएंगी। हर एक रिब के बीच में, हर किसी दो रिब्स के बीच में यहाँ पर क्या पाई जाएंगी, मसल्स पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, मसल्स पाई जाएंगी। और उन मसल्स को हमने क्या नाम दिया है, इंटरकॉस्टल मसल्स। अब ये जो मसल्स हैं इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और सेकंड पार्ट है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो हमारे पास 2 टाइप की इंटरकॉस्टल मसल्स हमें देखने को मिलती है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। अगर 12 पेयर ऑफ रिब्स है और हर एक पेयर के बीच में क्या आ रही है, इंटरकॉस्टल मसल आ रही है, तो टोटल पेयर ऑफ इंटरकॉस्टल मसल कितनी हो जाएंगी, 11 पेयर। तो 11 पेयर ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि रिब्स का नंबर कितना है, 12 पेयर ऑफ रिब्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल। हम वापस से यही रिब बनाते हैं, जैसे कि ये ऊपर वाली रिब है और ये नीचे वाली रिब है। अब हम किस बेस पर कहेंगे कि ये इंटरकॉस्टल मसल एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है? तो अगर हम इनको 3D फॉर्म के अंदर देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है ये ऊपर से इस तरीके से डायगनली आती है। यानी अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊं, अगर मैं यही डायग्राम इधर बनाऊं, तो ये जो इंटरकॉस्टल मसल है वो ऊपर से कैसे आएगी, इस तरीके से, और इधर से ऐसे आएगी। तो ये जो इंटरकॉस्टल मसल है ये डायगनली आती है। कहाँ से, ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ये बाहर की तरफ होती है और इसके अंदर की तरफ, यानी यहाँ तक तो ये आगे से ये क्या हो जाएगी, खाली, और इसके अंदर की तरफ एक और कोस्टल लेयर की मसल प्रेजेंट होती है, जिसे क्या बोला जाता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, और वो इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट में जाएगी। तो यहाँ पर भी अगर मैं बनाऊं तो इसके ऑपोजिट बनाएंगे हम। तो ये कौन सी मसल आ गई, ये है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ये है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ये दोनों एक दूसरे के सबसे पहले तो ऑपोजिट जाती हैं। सेकंड बात, हमने इसको एक्सटर्नल और इंटरनल किस बेस पर कहा, क्योंकि ये वाली जो लेयर है, जो रेड वाली लेयर है, वो एक अलग लेयर है, ब्लू वाली लेयर इसके नीचे की लेयर है। लेकिन यहाँ पर ये रेड वाली लेयर यानी एक्सटर्नल कॉस्टल मसल की लेयर जो यहीं पर खत्म हो जाती है, इसलिए हमें इंटरनल मसल्स दिख रही हैं। ठीक है, ये अलग अलग लेयर है। जब हम इसको 3D में देखेंगे तो हम देखेंगे कि अगर इस तरीके से इंटरनल कोस्टल मसल है तो इस तरीके से एक्सटर्नल कोस्टल मसल इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ पर इस पोर्शन में हमें दिखेगी
इंटरनल कॉस्टल मसल्स, इसलिए इसको नाम क्या दिया, इंटरनल, और इसे क्या नाम दिया है, एक्सटर्नल। और अगर हम इसकी देखें कि ये कैसे ओरिजिनेट हो रही है, तो जो एक्सटर्नल कॉस्टल मसल है ये ऊपर वाली रिब यानी हर एक की ऊपर वाली रिब से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ डायगोनली इस तरीके से ये आती है। यानी अगर हम इसके अंदर बनाए तो ये इस तरीके से ही नीचे की तरफ आती है, उसी तरीके से इसके अंदर ऐसे नीचे की तरफ आएंगी, उसी तरीके से इसके अंदर ऐसे नीचे की तरफ आएंगी। और अगर हम बात करें इंटरनल कॉस्टल मसल्स की, तो इंटरनल कॉस्टल मसल्स नीचे की तरफ से निकलकर ऐसे ऊपर की तरफ हमें जाती हुई दिखाई देती है। यानी ये बिल्कुल कैसे जा रही है, एक दूसरे के अपोजिट। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी। तो ये क्या थी, ये थी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक इसके बाद भी इंटरकॉस्टल मसल आती है, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए दो ही जो इंटरकॉस्टल मसल इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब हमने कहा कि ये रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, लेकिन इनका क्या काम है, इन मसल्स का। तो अगर हम बात करें मसल्स की, तो मसल्स क्या करेंगी, या तो कॉन्ट्रैक्ट करती है मसल्स, या फिर क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं। तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का ही तो सारा काम है। तो अगर ये वाली मसल्स, कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये वाली मसल्स जब क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन यानी हम क्या करेंगे, हम सांस को अंदर लेंगे, हम एयर को बॉडी के अंदर लेंगे। तो एयर को बॉडी के अंदर लेने के अंदर कौन सी मसल्स काम आती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इनके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन जब इनके अंदर क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो इनके अंदर रिलैक्सेशन से क्या होगा, एक्सपायरेशन। क्या होगा, एक्सपायरेशन। यानी हमारी बॉडी से एयर को बाहर निकालने के अंदर कौन सी मसल्स काम आती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ही काम आती है। उनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, इंस्पायरेशन, उनके रिलैक्सेशन से क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा। तो फिर इनका क्या काम है, हमने इंस्पायरेशन भी कर लिया, एक्सपायरेशन भी कर लिया विद द हेल्प ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का हमारी बॉडी के अंदर क्या काम है, इसका काम है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो इस मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, यहां पर होगा एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन ही यहां हो रहा था, एक्सपायरेशन ही यहां होगा, लेकिन यहां पर एक्सपायरेशन कैसा होगा, फोर्सफुली। यानी हम जानबूझकर अपने फोर्स लगाकर अगर हम एक्सपायरेशन करें, अपना सारा फोर्स लगाकर अगर हम अपनी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करें हवा को, एयर को, तो उसे क्या बोला जाएगा, फोर्सफुली एक्सपायरेशन। और फोर्सफुली एक्सपायरेशन के अंदर कौन सी मसल्स काम आती हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम आती हैं। और अगर हम बात करें, फोर्सफुली एक्सपायरेशन ज्यादातर कब होता है, जब हम क्या करते हैं, योगा करते हैं, जब क्या करते हैं, स्नीजिंग, यानी जब हमें छींक आती है, उस टाइम पर भी हमारी कौन सी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये हमने पढ़ी है इंटरकोस्टल मसल्स, कितनी पेयर होती हैं, 11 पेयर, क्योंकि रिब्स कितनी है, 12 पेयर। तो 12 पेयर के अंदर 11 पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ये एक दूसरे के बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या होता है, इंस्पायरेशन, ये रिलैक्स करती हैं तो क्या होता है, एक्सपायरेशन। और यहाँ पर जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, एक्सपायरेशन। लेकिन कौन सा एक्सपायरेशन, फोर्सफुली एक्सपायरेशन, जैसे कि जब हम योगा या फिर हम जब स्नीजिंग करते हैं, तो उस टाइम पर ये मसल्स जो है वो हमारे काम आती है। अभी हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं हम, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे वेंटिलेशन। सबसे पहले क्या होगा, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन को हम जानते हैं, लेकिन हम कौन से नाम से जानते हैं, हम इसको जानते हैं ब्रीदिंग के नाम से।
एक और नाम हमने दिया था, क्या नाम दिया था? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये इसी का ही तीसरा नाम है, क्या नाम है? वेंटिलेशन। तो अभी हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि कैसे ब्रीदिंग होती है, कैसे एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, कैसे क्या होता है वेंटिलेशन। तो अगर हम डिस्कस करें ब्रीदिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर, तो इसके 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंस्पिरेशन, जिसे क्या बोला जाता है? निश्वसन। और क्या होता है? एक्सपिरेशन, एक्सपायरेशन, जिसे क्या बोला जाता है? बहिश्वसन। इंस्पायरेशन का मतलब है कि जब हम एयर को हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं, और एक्सपायरेशन का मतलब है कि जब हम एयर को बॉडी से बाहर निकालते हैं। यानी एयर को बॉडी के अंदर लेना और बाहर निकालना, ये दोनों प्रोसेसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो किसके अंदर आते हैं? ब्रीदिंग के अंदर आते हैं। और हम डिस्कस करते हैं कि इंस्पायरेशन के दौरान हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो थोरेसिक केज है उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो पाता है? इंस्पायरेशन। और फिर बॉडी कौन कौन से चेंजेस करती है जिसकी वजह से क्या हो पाता है? एक्सपायरेशन। ठीक है, अब जब हमने इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन करना है, इंस्पायरेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए कि जब भी हम इंस्पायर करते हैं, जब हम फील करके लेते हैं, जब हम अपनी बॉडी के अंदर सांस को लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें हमारी थोरेसिक कैविटी को बड़ा करना पड़ रहा है। क्योंकि हमने क्या कहा था कि ये जो डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट कौन सा कहलाता है? थोरेसिक कैविटी। इसके नीचे वाला पार्ट कौन सा कहलाता है? एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारे बायोलॉजी में इनका बहुत यूज होता है इन टर्म्स का, तो हमें यहाँ पर ये टर्म्स हमारे माइंड में डिस्कस कर लेनी है, बिल्कुल फिक्स कर लेनी है कि डायफ्राम ही है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग कर रहा है। अब इसके अंदर हमारा बारी बारी वर्ड कौन सा यूज होने वाला है? थोरेसिक कैविटी। तो हमें मान के चलना है कि जो डायफ्राम से ऊपर वाली कैविटी है उसे हम थोरेसिक कैविटी मानकर चलते हैं। तो अब इंस्पायरेशन के अंदर हमने क्या करना है? इंस्पायरेशन करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि थोरेसिक कैविटी जो है उसका साइज बढ़ना चाहिए। अगर थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ेगा तभी इंस्पायरेशन हो पाएगा। तो अब इंस्पायरेशन करने के लिए थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ना है। अब इस साइज को किस किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है? सबसे पहले इसका साइज बढ़ने के लिए हमें चाहिए कि हमारी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, अभी हम पढ़ के आए हैं ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इनके अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। इनके अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। और इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? इनके कॉन्ट्रैक्शन से होगा कि जो हमारी रिब्स हैं, रिब्स कितने पेयर्स हैं? 12 पेयर ऑफ रिब्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ये रिब्स जाएंगी आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स का मतलब है बाहर की तरफ। यानी अगर हम बात करें कि ये हमारे क्या है? लंग्स। लंग्स के ऊपर रिब्स हैं, तो रिब्स को बाहर की तरफ आउटवर्ड लेके आना है हमने। तो क्योंकि अगर रिब्स जो है इस तरीके का एक पिंजरा है, अगर ये वाली चीज बाहर की तरफ जाएगी तो कैविटी बढ़ेगी, है ना। तो इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो कैविटी बढ़ेगी। अगर हम इसके बीच वाली जो स्टर्नम है उसको ऊपर की तरफ ले जाए तो सारा का सारा ढांचा थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाएगा। तो यानी आगे वाली रिब्स को बाहर की तरफ, जो बीच में स्टर्नम है उसको ऊपर की तरफ ले जाए, और जो हमारा जो डायफ्राम है उसको डोम की जगह हम क्या कर दें? फ्लैट कर दें। तो हमारी जो कैविटी है उसका साइज बढ़ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया? जो हमारे सामने ये क्या है? रिब्स। हमने रिब्स को क्या कर दिया? बाहर की तरफ कर दिया। अब जो है स्टर्नम, स्टर्नम को हम क्या कर देंगे? ऊपर की तरफ कर देंगे। तो स्टर्नम कैसी चली जाएगी? अपवर्ड्स। तो स्टर्नम को हमने ऊपर की ओर कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो डायफ्राम था वो कैसा डायफ्राम था? डायफ्राम था हमारे पास डोम शेप। अब इस डोम शेप डायफ्राम को हमने क्या कर दिया? फ्लैट कर दिया। और अगर ये डोम शेप इतना है तो ये फ्लैट होकर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर और भी कैविटी बढ़ गई। यानी हमने डायफ्राम को कैसा कर दिया? डायफ्राम को कर दिया हमने फ्लैट। और ये कैसे हो गया फ्लैट? क्योंकि यहाँ पर कौन सी मसल्स पाई जाती हैं? रेडियल या फिर फ्रेनिक मसल्स पाई जाती हैं। तो इन रेडियल मसल्स के अंदर क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ।
इन रेडियल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन हुआ, जिसकी वजह से डायफ्राम कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। तो डायफ्राम के फ्लैट होने की वजह से यहाँ पर थोरेसिक कैविटी जो है वो बढ़ गई। तो हमने क्या किया, थोरेसिक कैविटी को बढ़ाया। पहला स्टेप हमने क्या करना है, थोरेसिक कैविटी को बढ़ाना है। उसके लिए क्या किया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। रिब्स कहाँ गई, बाहर की तरफ, स्टर्नम ऊपर की तरफ, डायफ्राम फ्लैट हो गया। ठीक है, तो अगर हमारे पास अब क्या बन चुका है, स्पेस बन चुका है। हमारे पास अब क्या बन चुका है, स्पेस बन चुका है। किसके लिए, इंस्पायरेशन करवाने के लिए, एयर को बॉडी के अंदर लाने के लिए हमारे पास अभी स्पेस बन चुका है। ठीक है, अभी हम इसका देखते हैं कि अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अब हमारे पास स्पेस बन चुका है और अब इस स्पेस के अंदर कैसे हम ऑक्सीजन को लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट करते जाना है हमें। एक्सपायरेशन के अंदर हमें थोरेसिक कैविटी की जो थोरेसिक कैविटी है उसे हमने क्या करना है, उसे कम करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करना है, CO2 या फिर एयर को बॉडी से बाहर निकालना है। तो इसका बिल्कुल ही अपोजिट करके जाएंगे। हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनको हमने क्या कर देना है, यहाँ पर रिलैक्स कर देना है, क्योंकि इनके रिलैक्सेशन से ही एक्सपायरेशन होगा। रिब्स जो आउटवर्ड थी उनको नॉर्मल कर देना है। जैसे रिब्स बाहर की तरफ आई थी तो हम उनको क्या कर देंगे, इनवर्ट्स कर देंगे। स्टर्नम अपवर्ड्स थी तो इसको भी हम नॉर्मल कर देंगे, यानी स्टर्नम को हम क्या कर देंगे, स्टर्नम को हम डाउनवर्ड्स कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या किया हमने, इसको किया हमने इनवर्ड और इसे किया हमने डाउनवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद क्या था, डायफ्राम। डायफ्राम हमने क्या किया था, यहाँ पर फ्लैट, और यहाँ पर डायफ्राम कैसा कर देंगे, हम डोम शेप्ड कर देंगे। वापस डायफ्राम वैसा कर दिया और रेडियल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई थी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो इसके रिलैक्सेशन से क्या होगा, इन सब चीजों की वजह से थोरेसिक कैविटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अभी लंग्स रेडी हैं, हमारे अंदर की जो CO2 है, अंदर की जो प्रॉपर एयर है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अब ये सब कुछ तो हमने देख लिया, लेकिन अगर हम डिस्कस करें कि सिर्फ कैविटी के बढ़ने से या कैविटी के कम होने से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन नहीं हो सकता, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए पार्शियल प्रेशर। क्या होना चाहिए, क्या जरूरत है हमें, पार्शियल प्रेशर की। जो भी गैसेस है, गैसेस कैसे मूव करेंगी, गैसेस हमेशा मूव करती हैं हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। गैसेस कैसे मूव करेंगी, हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, बाहर से लेकर आनी है बॉडी के अंदर, किसको, एयर को, किसको, गैसेस को। एयर के अंदर क्या है, गैसेस ही तो है। तो हमारी बॉडी का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होना चाहिए और बाहर का पार्शियल प्रेशर जो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेस है, अगर हम स्पेसिफिकली कहें तो हम क्या कह सकते हैं, गैसेस। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेस का पार्शियल प्रेशर है अगर वो कम होगा और बाहर पार्शियल प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर है वो ज्यादा होगा, तभी बाहर से अंदर की तरफ क्या आ पाएगी, एयर आ पाएगी, क्योंकि एयर के अंदर क्या है, गैसेस ही तो है। तो इनको करने के लिए सेकेंड कंडीशन कौन सी है कि पार्शियल प्रेशर हमारा सही होना चाहिए। अगर हमारी बॉडी में ज्यादा पार्शियल प्रेशर है तो इंस्पायरेशन नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये चीज भी होनी चाहिए। और अगर हम इसके अंदर भी स्पेसिफिकली बात करें ना तो हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ऑक्सीजन को ही तो लेना है, हमारा मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को लेना, क्योंकि बाकी सारी गैसेस तो उतने ही अमाउंट में आ रही हैं जा रही हैं। फर्क किसके अंदर पड़ रहा है, ऑक्सीजन के अंदर और CO2 के अंदर। यानी जब हमारी बॉडी के अंदर हम ऑक्सीजन को लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम होना चाहिए और CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से CO2 हमारी बॉडी से बाहर जा सके और ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ सके। तो अगर हम इसको बहुत स्पेसिफिकली बोलें तो हम CO2 और O2 का पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं, जो कि हम इसके सेकंड स्टेप, जब हम वेंटिलेशन के बाद सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे तो हम उसके अंदर अच्छे से देखेंगे कि कितना पार्शियल प्रेशर हमारी बॉडी में होता है, कितना एनवायरमेंट में होता है।
ठीक है, अब हमने दो मेन कंडीशंस डिस्कस कर ली हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि हमें इंस्पायरेशन करने के लिए क्या चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होती है, और इसके लिए एटीपी नहीं चाहिए होती। यानी ये कैसा प्रोसेस है, ये एक पैसिव प्रोसेस है, और इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, एटीपी। यानी कैसा प्रोसेस हो जाएगा, एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। और इंस्पायरेशन करने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकेंड्स लगते हैं, और एक्सपायरेशन करने में 3 सेकेंड्स का टाइम लगता है। इंस्पायरेशन में 2 सेकेंड्स का टाइम, एक्सपायरेशन में 3 सेकेंड्स का टाइम। ये एक ऐसे ही हम कहते हैं ना कि फैक्ट्स हैं, कई बार ऐसे ही उठ कर आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना टाइम लगता है, कितने सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने इसका फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया जिसका नाम क्या है, वेंटिलेशन, ब्रीदिंग या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमने बॉडी के अंदर एयर भरनी है तो हमें थोरेसिक कैविटी जो है उसे बढ़ाना पड़ेगा। थोरेसिक कैविटी को बढ़ाने के लिए हमारे सामने क्या है, रिब्स, रिब्स को बाहर निकालो। बीच में क्या है, स्टर्नम, स्टर्नम को ऊपर की तरफ कर दो। उसके बाद नीचे क्या है, डायफ्राम, डायफ्राम को फ्लैट कर दो। तो ये सारी चीजें करने से क्या हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी बढ़ जाएगी। अब थोरेसिक कैविटी बढ़ गई तो सेकंड स्टेप क्या है कि अगर हमारा पार्शियल प्रेशर जो है वो बॉडी का कम है, बॉडी के अंदर जो गैसेस का पार्शियल प्रेशर है वो कम है, बाहर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस ज्यादा है, तभी जो गैसेस है वो हमारी बॉडी के अंदर आ पाएंगी। अब हमारी बॉडी के अंदर गैसेस आ चुकी हैं, पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग सब चीज हो चुकी है। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि हमने बाहर निकालना है जो भी हमने एयर को इनहेल किया था। अभी उसको बाहर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारा जो डायफ्राम था जो कि फ्लैट हो चुका था, अब उसको कैसा कर देते हैं, डोम शेप्ड करेंगे। अगर हम उसको डोम शेप करेंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो कैविटी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। उधर से जो इंटरकोस्टल मसल्स थी जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, जिससे रिब्स क्या चली जाएंगी, वापस इनवर्ड। जो स्टर्नम थी वो कैसी आ जाएगी, वापस डाउनवर्ड, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, थोरेसिक कैविटी अपनी नॉर्मल साइज के अंदर आ जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि इसके नॉर्मल साइज के आने पर जो पार्शियल प्रेशर हमारे अंदर है, हमारी बॉडी के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है गैसेस का वो ज्यादा हो चुका है और बाहर क्या है, कम। तो क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली किसकी बात करते हैं, CO2 की बात करते हैं, और यहाँ पर किसकी बात करनी है, ऑक्सीजन की बात करनी है। तो ये हमने देखा इसका फर्स्ट स्टेप, वेंटिलेशन, ब्रीदिंग या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बात करते हैं इसके सेकंड स्टेप के बारे में जिसका नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी अभी इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन क्या हो चुका है, सॉरी। और अभी क्या करना है, अभी उसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज करना है। तो अगर हम गैसेस का एक्सचेंज करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं गैसेस के एक्सचेंज होने में कौन सा प्रोसेस यूज होता है। तो यहाँ पर होता है सिंपल डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस यूज होता है, सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पर होता है। सिंपल डिफ्यूजन हमें देखने को मिलता है। तो अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फैक्टर आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ गैसेस कैसे होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो आ जाएगी थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन है उनकी थिकनेस कैसी है इसके ऊपर भी ये चीज डिपेंड करती है। यानी यहाँ पर हम कौन सी मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, जो एल्वियोलाई है उसकी और जो ब्लड कैपिलरी है उसकी, क्योंकि एक्सचेंज तो वही होने वाला है ना। तो उसकी जो थिकनेस है वो 1 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1 mm से कम है तभी जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे तरीके से हो पाएगा। और थर्ड फैक्टर है यहाँ पर सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। अगर गैसेस सॉल्यूबल हो जाती हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज जो है वो इजी हो पाएगा, नहीं तो एक्सचेंज जो है वो बहुत ही स्लो अमाउंट में होता है।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। कैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस से क्या हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है। तो अभी जो हमारी एयर है वो कहाँ पहुंच चुकी है, इस एल्वेओलाई के पास। तो ये मैं क्या बना रही हूँ, एक एल्वेओलाई बना रही हूँ, और इस एल्वेओलाई के पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट है। तो ये है एक ब्लड कैपिलरी और ये है एक एल्वेओलाई। हमने कहाँ तक लिया है, हम ले आए थे कि जब हमारे अंदर इंस्पायरेशन हो चुका है, यानी हमारे बॉडी के अंदर क्या आ चुकी है, एयर आ चुकी है। तो अब वो जो एयर है वो एयर हमारी एल्वेओलाई तक पहुंच जाएगी थ्रू ब्रोंकस। उसके बाद ब्रोंकियल्स हमने बात की थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसके बाद हमने टर्मिनल ब्रोंकियल्स की बात की थी। तो ऐसे करते करते वो कहाँ तक आ चुकी है, इस एल्वेओलाई तक आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि इस एल्वेओलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है और इसके अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है। अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन कहाँ से ली है, बाहर से ली है। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, अराउंड 104 mm ऑफ Hg। तो ये हम एनवायरमेंट से लेकर आ रहे हैं ऑक्सीजन हमारे लंग्स में भी, किसमें, एल्वेओलाई में। और अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पर कितना होगा, तो ये होगा 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब मैं mm ऑफ Hg नहीं लिखूंगी, सिंपल ये टर्म्स ही लिखूंगी ताकि हम ये सेल्फ अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसके अंदर है, एल्वेओलाई के अंदर। अब हम बात करते हैं ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी के अंदर कौन सा ब्लड होगा, जो हमारे ऑर्गन से होकर आया है। अब जो हमारे ऑर्गन से होकर, हमारे पूरे ऑर्गन से, हमारे पूरे सेल से, टिश्यू से जो ब्लड आया है, उसके अंदर पार्शियल प्रेशर कितना होगा। अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये होगा 40, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करें तो ये होगा 45। तो ये दोनों किसमें होंगे, mm ऑफ Hg के अंदर होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। कैसे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के बेस पर। यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, 104, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना है, 40। तो यानी ऑक्सीजन यहाँ से सिंपल डिफ्यूजन करते हुए कहाँ चली जाएगी, ब्लड कैपिलरी के अंदर चली जाएगी। और जो CO2 यहाँ पर है कितनी है, 45। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना है, 45, यहाँ पर कितना है, 40। तो यहाँ पर जो सिंपल डिफ्यूजन होगा CO2 का, वो कैसे होगा, थ्रू दी ब्लड कैपिलरी टू दी एल्वेओलाई। तो यहाँ से इस तरीके से डिफ्यूजन होगा, और यहाँ पर ब्लड कैपिलरी से CO2 यानी CO2 चलेगी एल्वेओलाई में, और ऑक्सीजन आ गई ब्लड कैपिलरी में। और अब यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो कैसा ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी अब यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ से जो ब्लड जा रहा था वो कैसा जा रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हम जब हार्ट पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। अभी हम सिंपल ये समझ सकते हैं कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा हो उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। तो पार्शियल प्रेशर के बेस पर, यानी हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो हमने इसका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया है। तो हम अगर यहाँ पर डिस्कस करें, छोटी सी टेबल बनाकर देखते हैं कि यहाँ पर हम बात करते हैं एल्वेओलाई के अंदर, बात करते हैं हम एल्वेओलाई के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारी ब्लड है, हम पहले बात करते हैं ब्लड के अंदर क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या है। इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो अगर हम इसके अंदर देखें, एल्वेओलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 104, और CO2 कितनी होगी, 40। ठीक है, अगर हम बात करें वही ब्लड की, तो ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 40, और ये कितना होता है, 45। ठीक है, उसके बाद हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, यानी यहाँ पर जो ब्लड निकल रहा है, तो ये अराउंड 104 से हम कह सकते हैं थोड़ी सी कम होती है, तो हम इसको अराउंड 104 ही मानकर चलते हैं। और ये CO2 कितनी होती है, 40 होती है।
तो एक छोटा सा टेबल अगर सिंपल पूछ लिया जाए कि हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, तो हम वहां पर एकदम सोच में पड़ जाएंगे कि कैसा क्वेश्चन आ चुका है। तो ये एक टेबल है जिसकी वजह से हम ये चीज लर्न कर सकते हैं। और अगर यहीं पर हमारे पास एक और ऑप्शन होता, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, अगर यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पूछा होता तो हम इसका आंसर कैसे करते, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या होगा, सेम यही चीज आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा 40 और ये क्या हो जाएगा 45। ठीक है, अब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना पूछ लिया जाए कि हमारे सेल्स के अंदर क्या होगा, तो भी यही बात आएगी, चाहे सेल का पूछ लो चाहे टिश्यू का पूछ लो, क्योंकि सेल और टिश्यू से जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ही आएगा। तो चाहे आप सेल का पूछो, चाहे टिश्यू का पूछो, चाहे डीऑक्सीजनेटेड का पूछो, चाहे ब्लड का पूछो, किसी का भी पूछो, तो आंसर यही आने वाला है। ये सिर्फ आंसर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का और एल्वेओलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है उसका रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है, लेकिन हमारे आंसर्स जो है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर्स बिल्कुल सही निकल जाएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में। अभी हम डिस्कस करते हैं सेकेंड पार्ट, जो कि था सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो गैसेस ज्यादा सोल्यूबल होगी उसका एक्सचेंज उतना ही फास्ट होगा, या हम कह सकते हैं उसका डिफ्यूजन उतना ही फास्ट होगा। तो जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जब इसके ऊपर टेस्टिंग की गई, तो ये देखा गया है कि जो CO2 है ये ज्यादा सोल्यूबल है किससे, ऑक्सीजन से, और कितनी, 20 से 25 गुना, यानी 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन। तो CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है, सॉरी एक्सचेंज है, वो कितना होगा, 20 से 25 गुना ज्यादा होगा। इसका क्या ज्यादा होगा, 20 से 25 गुना, चाहे हम कह लें इसकी सोल्यूबिलिटी की बात कर लें, हम चाहे इसके डिफ्यूजन की बात कर लें, चाहे हम इसके एक्सचेंज की बात कर लें। तो CO2 का एक्सचेंज भी 20 से 25 गुना ज्यादा होगा किससे, ऑक्सीजन से। इसकी सोल्यूबिलिटी भी इतनी ज्यादा है और इसका डिफ्यूजन भी इतना ज्यादा है। उसके बाद हम बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इससे तो 20 से 25 गुना कम इसकी सोल्यूबिलिटी है, लेकिन इसकी सोल्यूबिलिटी डबल है किससे, नाइट्रोजन से। वैसे तो हम नाइट्रोजन को इनएक्टिव गैस ही मानते हैं, लेकिन हम अगर कंपैरेटिवली बात करें तो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी इससे डबल होती है, लेकिन हम इसको क्या ही मानते हैं, इनएक्टिव गैस मानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी गैस है जो सबसे जल्दी डिफ्यूजन करती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि CO2 सबसे जल्दी डिफ्यूजन करती है, उससे कम ऑक्सीजन और उससे कम N2। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन है, वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है डिफ्यूजन रेट क्या है, यानी सबसे ज्यादा डिफ्यूजन कौन करती है, सबसे कम डिफ्यूजन कौन करती है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में लगाओ, यानी आरोही या अवरोही क्रम में लगाओ। या फिर वो पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा एक्सचेंज जो है वो किसका होता है। तो किसी भी तरीके से पूछा जाए, हमारा ऑर्डर जो है वो इस तरीके से ही रहेगा। CO2 ज्यादा सोल्यूबल है, इसका डिफ्यूजन रेट भी ज्यादा है, तो इसका एक्सचेंज भी क्या होता है, फास्ट होता है। उसके बाद आती है ऑक्सीजन और सबसे कम आती है नाइट्रोजन। और हमारे एयर के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो यही होते हैं। और अगर हम इसको डिस्कस करें तो जो हम एयर लेते हैं उसके अंदर अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हम हमारी जो एयर से हमारी बॉडी के अंदर ले रहे हैं वो अराउंड 19% रहती है, और जो हम हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं तो अगर उसका परसेंटेज देखा जाए तो वो 15% रहता है, यानी अराउंड 4% हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, वो यूज हो जाती है। उसी तरीके से अगर हम CO2 को ले तो CO2 हमारी बॉडी में जाती है 0.3%। एयर के कितनी परसेंट जाती है, 0.3%, और जब बाहर निकालेंगे तो कितनी बाहर निकलेगी, 3.36%। तो ये अराउंड 3.5% CO2 जो है वो हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा बाहर जा रही है। ऑक्सीजन यूज कितनी हो रही है, 4%, और CO2 बाहर कितनी जा रही है, जो 3.5% हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा। तो इस बेस पर हम ये बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन को तो रेस्पिरेशन के दौरान लेते हैं और CO2 को रेस्पिरेशन के दौरान बाहर जो है निकालते हैं। सिर्फ इस बेस पर ये बात कही जाती है, क्योंकि बाकी जितना भी अमाउंट है गैसेस का, जितना हम इनहेल करते हैं, जितना हम एक्सहेल करते हैं, वो ऑलमोस्ट बराबर होता है।
ठीक है, तो इस बेस पर ही हम कह सकते हैं। तो अब हमने क्या देखा, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। अब हम देखते हैं थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। हम क्या देख रहे हैं, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, जो कि 1 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी हम यहाँ पर ये बताएंगे कि कौन कौन सी मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर से क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गैसेस। तो अगर हम यहाँ पर एक एल्वेओलाई को बनाएं और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, ब्लड कैपिलरी को बनाएं, यानी हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन कौन सी जो है मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है ऑक्सीजन ने इस मेम्ब्रेन को पार करते हुए यहाँ जाना है और CO2 ने इन्हीं मेम्ब्रेन को पार करके जाना है। तो हमने इन मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स होती हैं, सबसे पहले यहाँ पर मेम्ब्रेन आएगी एल्वियोलर एपिथेलियम। उसके बाद जो सेकेंड मेम्ब्रेन आएगी वो आएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी है, एल्वियोलाई की। उसके बाद आएगी इंट्रिंसिक टिश्यू, यानी इन दोनों के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट है वो वाला टिश्यू जो कि यहाँ प्रेजेंट होगा। उसके बाद आएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी होगी, ब्लड वेसल की। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ब्लड वेसल की, या हम कैपिलरी भी लिख सकते हैं। उसके बाद आएगी एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये जो है 5 यहाँ पर मेम्ब्रेन्स हैं, पतली पतली मेम्ब्रेन्स हैं। इन मेम्ब्रेन्स को पार करते हुए ही जो एक्सचेंज है वो हो सकता है। अगर इन मेम्ब्रेन की थिकनेस कम होगी तो एक्सचेंज कैसा हो जाएगा, फास्ट, और अगर ये मोटी हो जाएंगी तो एक्सचेंज कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इसी से हमने जो हमारा सेकेंड पार्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमने इसको कंप्लीट किया है। अभी हमारा जो इसका थर्ड मैकेनिज्म का थर्ड पार्ट है जो कि है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है, उसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।